जब एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर माल बेचते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर तो क्या होता है, बाजार गिर जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जब देसी इन्वेस्टर यानी कि इंडियन इन्वेस्टर, जिनको हम डीआईआई बोलते हैं, जब वो माल खरीदते हैं तब क्या होता है, मार्केट के अंदर ना ये गेम बहुत तेज़ी से चलता है, हमें पता नहीं चलता है। जब भी आप म्यूचुअल फंड या शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं ना, तो उसके नीचे एक छोटा सा लाइन आपको दिखाई देता है कि एफआईआई ने बेचा, खरीदा या स्टेक बढ़ाया, कम किया, या डीआई ने खरीदा या कम किया, बेचा, वॉटएवर है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन नॉर्मल जो नया एक रिटेल इन्वेस्टर होता है तो उसको ध्यान नहीं देता है। तो इसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड का भी एक ऑप्शन आता है कि उन्होंने खरीदा है, बेचा है ना। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, और अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आप अपनी इन्वेस्टिंग की पूरी जर्नी को ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंद्रजीत सिंह, फौजी फाइनेंस पर, जहां हम फाइनेंस बताते नहीं बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को डिटेल में। आज हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट की दो बड़ी ताकतों के बारे में, जिनके हिसाब से मार्केट का मूड बदल जाता है। जैसे यूँ कहें कि समुंदर के हिसाब से कश्तियों का किनारा बदल जाता है ना। समुंदर जिस चाल से चलता है उसके हिसाब से मतलब जो शिप्स हैं वो ट्रैवल करती हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि कौन सी ऐसी शेयर मार्केट्स की वो शिप्स हैं जिनका या जो मूड बदल देती हैं शेयर मार्केट के अंदर। एफआईआई वो लोग होते हैं या जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स होते हैं या बैंक्स होती हैं जो कि इंडियन शेयर मार्केट के अंदर निवेश करती हैं। लेकिन हाँ, जैसे कि डीआई इन्वेस्टर जो होता है ना, वो लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन जो एफआईआईज होते हैं, बहुत कम कंपनीज में ऐसा होता है कि जब ये लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, कुछ कंपनी ऑल्सो हो सकती हैं, जैसे आप लार्सन एंड टोब्रो जैसी कंपनी की बात, आईटीसी की बात करें, तो ऐसी कंपनियों में एफआईआईज ज़्यादा टाइम तक रुक सकते हैं, बिकॉज ऑफ उनको पता है कि इनका बिजनेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ ही जाता है। बिकॉज कोई भी आदमी जब इन्वेस्ट करता है तो वो हिस्टोरिकल डेटा को देखता है, कंपनी के हिस्टोरिकल फंडामेंटल्स को देखता है, या कंपनी के हिस्टोरिकल रिटर्न्स को देख के ही इन्वेस्ट करता है। तो एफआईआई शॉर्ट टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स देखे होंगे जिनमें एफआईआईज लगातार इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप सुजलॉन को देखें या किसी भी ऐसे रिलायंस पावर को देखें, तो अगर आप उनका डिटेल एनालिसिस करेंगे, नॉर्मली नहीं करता है जब जो रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में नया आता है, लेकिन जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि जो भी कंपनियां स्पीडली ऊपर जाती हैं, जैसे बहुत सारे पेनी स्टॉक्स ऊपर जाते हैं, तो ऐसी कंपनीज के अंदर एफआईआई बहुत स्ट्रांगली इन्वेस्ट करते हैं। और जैसे ही उनका पैसा डबल ट्रिपल हो जाता है, वहाँ पे वो लोग एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन अब पॉइंट की बात क्या है कि जब वो एग्जिट करते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर को पता नहीं चलता है कि वो एग्जिट कर रहे हैं। अब वो एग्जिट कर जाते हैं और स्टॉक एकदम से नीचे आ जाता है, और रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल शेयर होल्डर वहाँ पे स्टक हो जाता है, वहाँ पे अटक जाता है। एफआईआई इंडिया में ही नहीं बल्कि सारे कंट्रीज़ में ऐसा ही करते हैं, बिकॉज कोई भी एफआईआई को आप ये मान के चलिए कि उनका माइंडसेट एक ट्रेडर टाइप होता है ना। मैं ट्रेडर का मतलब ये नहीं कि अब एक दिन में माल बेच देते हैं, वो जब भी उनको प्रॉफिट होता है वो अपना एग्जिट लेते हैं, या जो भी प्रॉफिट उन्होंने सेट किया होता है वो उसके हिसाब से अपना प्रॉफिट बुक करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। बिकॉज मार्केट में किसी के लिए कोई बाउंडेशन तो है नहीं कि आप खरीदेंगे या आप बेचेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें डीआईए यानी कि देसी इन्वेस्टर, जो इंडियन इन्वेस्टर होते हैं, अब इंडियन इन्वेस्टर में वो सारी चीज़ें आ गई, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स आ गए, है ना, जैसे एसबीआई आ गया, या जैसे बैंक्स आ गई हैं, या फिर कोई ऐसे एस इन्वेस्टर हम जिनको बोलते हैं, जैसे राकेश झुंझुनवाला थे, अभी उनकी वाइफ रेखा झुंझुनवाला है ना, एंड उसके बाद विजय गिडे जी की हम बात करें, तो ये कुछ एस इन्वेस्टर हैं या जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं। जब वो स्टॉक्स देते हैं एफआईआई, तो डीआई स्टॉक्स खरीदते हैं। लेकिन अगर आपने ये चीज़ समझ ली कि डीआईए कब स्टॉक्स को होल्ड कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं, मार्केट का मोमेंटम दोबारा वहाँ से शुरू हो जाता है, और उसी टाइम पे क्या होता है, मार्केट दोबारा से ऊपर जानी शुरू हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपको मार्केट के अंदर कॉन्स्टेंटली न्यूज़ को रीड करते रहना होगा, क्योंकि जब भी कोई बड़ी डील होती है या कोई बड़ा ब्लॉक डील होती है, अब उसमें ऑप्शन दोनों आते हैं, बाय और सेल। तो वो आप अगर ऐप के अंदर भी जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है, वो दोनों साइड दिखाता है कि इसने बाय किया है, सेल किया। तो जब भी कोई बड़ी डील सेल की होती है, या तो इंस्टेंट उसी टाइम पे कुछ ना कुछ बड़ा बाय हो जाएगा, है ना, हैवी क्वांटिटी में बाय कर ले जाएंगे स्टॉक्स किसी कंपनी के, है ना, या फिर कुछ दिन बाद। तो ये आपको मॉनिटरिंग में रखना पड़ेगा, बिकॉज किसी भी चीज़ को मॉनिटरिंग किए बिना आप उसको आइडिया नहीं ले सकते हैं, सही आइडिया नहीं ले सकते। और स्टॉक मार्केट में तो ऐसी चीज़ है जहाँ आपको एग्जैक्ट एंट्री लेने की ज़रूरत होती है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या नॉर्मल ट्रेडर भी हैं। कई बार ऐसा होता है, अब मान लो जिन लोगों ने सुजुलॉन को 80 रुपये पे जाके खरीदा, मतलब उसके बाद दोबारा वो 50 पे आया, तो 50 पे आके दोबारा किसी ना किसी ने तो बाय किया है ना, तभी तो दोबारा वो 70-74 गया है। तो ये सारा गेम ही इस तरीके का है कि आपको पता उस टाइम पे चलता है जब आपका एंट्री पॉइंट आप सही हो।
जब आपको पता चलता है कि DI ने कब खरीदना शुरू किया। और ऑल्सो पिछले अभी की अगर बात करें तो SIP फ्लो की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 30,000 करोड़ का मंथली SIP फ्लो इंडिया में आ रहा है। अब FI कितना भी बेच लें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज अब इंडियन जो रिटेल इन्वेस्टर, जो कॉमन मैन है, मिडिल क्लास है, उसने SIP के थ्रू इतना पैसा डाल दिया है कि इंडियन मार्केट जल्दी हिलती ही नहीं है। मैं आपको एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल सिखाता हूँ, बहुत पुरानी नहीं है, 5 साल पुरानी है। कोविड-19 की बात करें, दिसंबर 2019 में कोविड आया और तब से लेके मार्केट जब बॉटम पकड़ना शुरू किया मार्केट ने, निफ्टी ने, मार्केट गिरते 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 अप्रॉक्स 40-50% तक मार्केट क्रैश हुआ। 9,000 निफ्टी आया, मे बी 9,000 या 9,000 से 10,000 के बीच में फ्लो किया है निफ्टी। उस टाइम पे FII ने सारा माल बेचा है, जितने भी स्टॉक्स उनके पास थे, भले वो बैंक्स के थे, म्यूचुअल फंड्स के थे, है ना, या कुछ अगर हम बात करें जो लिस्टेड कंपनियां नहीं थी उनके भी स्टॉक्स थे। तो जब भी उन्होंने वो स्टॉक्स बेचे हैं तो उसी टाइम पे FII के बेचने के बाद DII ने दबा के अपना बाइंग की है और इसीलिए मार्केट वहाँ से सस्टेन होना शुरू हुआ और विद इन 1 to 2 ईयर्स ना मार्केट का बूम देखिए। और 9,000 से लेके 27,000, निफ्टी का 26,800 के आसपास का आज हाई है और 9,000 से लेके 27,000 का जो मार्केट मूव है निफ्टी का कितना फास्ट हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी रियल लाइफ एग्जांपल है कि मार्केट ने ऑन द टाइम या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऊपर ही जाना है। अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बात तो बड़ी तय है कि आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, बिकॉज जो FII और DII हैं वो तो इस वीडियो को कभी नहीं देखेंगे, है ना, बिकॉज उनका माइंडसेट ही अलग लेवल का होता है। अभी अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो जब भी ऐसा कुछ हो तो आप अपनी जो होल्डिंग्स है आप उनको लॉन्ग टर्म में मेंटेन करिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, किसी भी ऐसी होल्डिंग को मेंटेन मत करिए कि जब मार्केट कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रही है और आपका शेयर नीचे गिर रहा है ना, या फिर जिस सेक्टर में आपने निवेश किया है, जैसे पावर सेक्टर की बात करें या ऑटो सेक्टर की बात करें या जिस भी सेक्टर, स्टील की बात करें, FMCG को ले लीजिए, कि सारी कंपनियां कॉन्स्टेंटली बढ़ रही हैं। हाँ, ग्रोथ का डिफरेंट हो रहा है कि अगर नेस्ले 15% बढ़ी है तो ITC 12 या 11% बढ़ी है, वो इट्स ओके फॉर अस ना, इतना चलता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेक्टर और निफ्टी दोनों ऊपर जा रहे हैं और आपका स्टॉक नीचे आ रहा है। बिकॉज एक टाइम ऐसा आएगा कि मान लो निफ्टी में 1000 पॉइंट की करेक्शन आ गई है, तो जब निफ्टी में 1000 पॉइंट की करेक्शन आएगी ना, तो इसके चांसेस बहुत ही कम है कि भाई आपका स्टॉक ऊपर जाएगा, जो भी आपने सेक्टर खरीदा है वो ऊपर जाएगा। तो ये मैच करके देखना चाहिए कि जो स्टॉक मार्केट के साथ या अपने सेक्टर के साथ ऊपर जा रहा है उसमें ग्रोथ के चांसेस होते हैं। अब मैं अगर कल की बात करूँ तो कल अप्रॉक्स 250-250 पॉइंट निफ्टी नीचे गिरा है, लेकिन 250 पॉइंट निफ्टी नीचे गिरने के बाद भी अब ONGC को देखिए 1% प्लस में था, 250 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो 250 रुपये आसपास ट्रेड करने के बाद जब निफ्टी ऊपर जाएगा, अब जब मान लो निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर जाता है अगले या इसी महीने में, तो चांसेस आर देयर कि भैया ONGC 15 रुपये ऊपर जाएगा। तो ये एक आइडियोलॉजी लेके आप चल सकते हैं कि मार्केट के साथ आपका पोर्टफोलियो स्टॉक कैसा मूव कर रहा है या फिर सेक्टर के साथ आपका स्टॉक या पोर्टफोलियो किस तरीके से मूव कर रहा है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन अगर इन चीज़ों को आप देख के चलेंगे, लर्न करके चलेंगे, ध्यान में रख के चलेंगे, तो मे बी आपका प्रॉफिट की तो चलो मैं नहीं बोलूँगा कितना हो सकता है, लेकिन आप लॉस को बहुत लिमिटेड कर सकते हो। लेकिन हाँ, जब मार्केट ऊपर जाएगा तब आपका प्रॉफिट ऊपर जाएगा, अगर आप इस चीज़ को ध्यान में रख के इन्वेस्टिंग करते हैं। तो मे बी अब आपको आइडिया आ गया होगा कि FII और DII क्या होते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर आप खुद हैं, ये बात क्लियर है। तो अब उनके हिसाब से आपको किस तरीके से निवेश करना है, ये बात आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और अगर वीडियो लगा आपको 1% भी, और अगर आपको वीडियो लगा कि अच्छा है, इन्फॉर्मेशनल है, एडिटिंग करने का मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम सॉरी टू से, बिकॉज एडिटिंग में बहुत टाइम चला जाएगा। मैं वो विजुअल लगा दूंगा, पीछे बोलता रहूँगा, आगे जाके करेंगे, जब टाइम होगा उसको भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन आई एम सॉरी टू से अभी टाइम नहीं है उस चीज़ के लिए ना। तो अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज आने वाले टाइम में हम जो भी मैं ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, बहुत हाई लेवल की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करूँगा। बिकॉज जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी भी चीज़ को आपकी हो जाती है, फील्ड भले कोई भी है, स्टॉक मार्केट है या डॉक्टरी है या टीचिंग है ना, एनीथिंग या इंजीनियरिंग है, जब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको किसी चीज़ की अच्छे से आ जाती है तो आपके उसमें आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके सारे दोस्तों के साथ जो मार्केट में नए हैं, इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म में ही ग्रोथ बननी है स्टॉक मार्केट के अंदर, शॉर्ट टर्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। शॉर्ट टर्म इज इक्वल टू लॉस एंड लॉन्ग टर्म इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। आप 5 साल रुकें या 50 साल रुकें, है ना, सिंपल सी कहानी, जो मार्केट में 5 साल रुका है तो उसको प्रॉफिट बना के निकलना, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप प्रॉफिट बना के निकलेंगे 110%।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल।